जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। आइए मेरे भाई, सभी डीलेट के स्टूडेंट के लिए लेकर आए हैं आपके जो है जीके जीएस का अगला प्रैक्टिस सेट। और ये जो प्रैक्टिस सेट है 33वां ही है, यानी इससे पहले हम लोग 32 कवर कर चुके हैं। ये 33वां जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। इसके बाद जो है वो 34वां हिंदी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गई, तो आप सभी को पता ही होगा। खैर स्टार्ट करते हैं। और पिछला क्लास था साइंस का होमवर्क के रूप में आपसे पूछे थे कि एक अश्व शक्ति यानी कि HP बराबर कितना जो है वाट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, कहिएगा सर 746 वाट होता है। ठीक है, अब सही आंसर करने वाले में से है काजल, कुंदन, धीरज, अंबिका, ललिता, आरती, निकेश, नीतीश, प्रियंका और ज्योति। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से हम लोग करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट। कॉपी पेन लेकर के बैठिए और प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कीजिए। एंड में आपको जो है स्कोर कमेंट करके बताना है। 2-3 लोग ही हैं जो कि स्कोर कमेंट करके बताते हैं कि हाँ सर इतना में से इतना आ रहा है। कई सारे लोग जो है प्रैक्टिस सेट पता नहीं लगाते कि नहीं लगाते हैं आप लोग। खैर आपकी अपनी मर्जी, देखिएगा। स्टार्ट करते हैं सेट को। पहला क्वेश्चन कहता है कि हिटलर को चांसलर मनोनीत कब किया गया था। आप सभी को पिछले क्लास में बताया कि जो हिटलर है, एडोल्फ हिटलर, इसको जर्मनी का चांसलर जो है कि मनोनीत किया गया था। लेकिन कब किया गया था, सवाल देखिए यहाँ पर ये कह रहा है ना। तो ये सबसे पहले याद रखिएगा कहाँ का चांसलर था। कहिएगा सर जर्मनी का। इसको मनोनीत कब किया गया, तो कहिएगा सर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1933 में। कब मेरे भाई, अगर एग्जैक्ट डेट आपको याद रखना है तो रख लीजिए 30 जनवरी 1933। ठीक है, याद रहेगा। तो ये जर्मनी का चांसलर था एडोल्फ हिटलर। आइए अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। सवाल आपसे पूछा गया है कि धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, बताइए। धन विधेयक, तो कहिएगा सर इसका जो है वर्णन हमें किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर मेरे भाई हो जाएगा 110वें में। अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 110 में देखने को मिलता है। और इस पर अंतिम निर्णय कौन देता है, तो अंतिम निर्णय मेरे भाई होता है लोकसभा का अध्यक्ष का। किसका होता है, तो ये भी लिख लीजिए, यदि याद रहे तो जरूर याद रखिएगा। लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष इसका जो है अंतिम निर्णय इसके ऊपर होता है। ठीक है, कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं ये यही डिसाइड करता है। अंतिम निर्णय इसी का होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर। देखिए कहता है कि ट्रांस कैनेडियन हाईवे जोड़ती है किसको, किससे जोड़ती है, बताइएगा। ट्रांस कैनेडियन हाईवे, कहिएगा सर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सेंट जॉन सिटी से वैनकूवर को जोड़ती है। इसको याद रखिएगा डायरेक्ट। ठीक है, ट्रांस कैनेडियन हाईवे ये जो है सेंट जॉन सिटी को वैनकूवर से जोड़ती है। कनाडा की ये जो है रेलवे लाइन है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर जी ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर कह रहा है कि जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा है, यानी कि जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है। जैसे पूछता है ना कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है, भारत पाकिस्तान के बीच का, उसी प्रकार से जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा का नाम यहाँ पर पूछा गया है। पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। कहिएगा सर मैगीनॉट सीमा रेखा है ना, नाम क्या है, मैगीनॉट रेखा। अब देखिए मैगीनॉट की जगह कहीं कहीं पे आपको मैजीनॉट भी, ये गौ की जगह जो भी लिखा रहता है। ठीक है, मैजीनॉट, तो याद रखिएगा एक ही रेखा, उसी रेखा का नाम है। जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा का नाम है मैगीनॉट या मैजीनॉट। ट्रिक्स यदि आप याद रखना चाहें तो वैसे हमारे दिमाग में ये आ गया, आप चाहें जैसे याद रख सकते हैं। फंस के जला दिए जाओगे यदि मैगी खाओगे, तो मैगी नोट खाओ, मतलब मैगी नहीं खाओ, है ना। तो इस प्रकार से हम मतलब ऑटोमेटिक दिमाग में आ गया आइडिया, तो आपको बता दिए। याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं ना। फंस के जला दिए जाओगे यानी फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है, मैगी नोट खाओ यानी मत खाओ। चलिएगा, अच्छा अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है। कहता है स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित जो कि की गई थी, बताइए। भारत आज़ाद होने के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई। भाई मेरे इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। कहिएगा सर जी 1948 में, 6 अप्रैल 1948, 6 अप्रैल है ना, 6 अप्रैल उसके एक साल बाद 6 अप्रैल 1948 में जो है कि भारत में पहली बार औद्योगिक नीति घोषित की गई। और संसद के तत्कालिक उद्योग मंत्री, प्रधानमंत्री नहीं याद रखना है आपको, उस समय संसद के तत्कालिक उद्योग मंत्री कौन थे, तो इसका नाम आप याद रखिए। हो सकता है पूछ ले कि भारत का जब प्रथम औद्योगिक नीति घोषित हुआ था 1948 में, उस समय संसद के जो उद्योग मंत्री वो कौन थे, तो नाम याद रख लीजिएगा, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, ये इसका नाम था। ठीक है, उद्योग मंत्री, तत्कालिक उद्योग मंत्री यही थे उस समय, याद रखिएगा। आइए तो अगले क्वेश्चन पर देखिए। यहाँ पर क्या कह रहा है। कहता है कि भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है, बताइए। तो कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है भाई मेरे, याद रखिएगा। कहिएगा सर जी पेट्रोलियम उत्पादन से है कृष्ण क्रांति का संबंध। ठीक है, पेट्रोलियम उत्पादन से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर है। ठीक है, आइए
अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कहता है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई जिसको आप लोग बोलते हैं, इसका शुरुआत भारत में किस वर्ष होता है ये पूछ रहा है, बताइए। कंज्यूमर है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई शॉर्ट में इसको बोला जाता है, इसकी शुरुआत भारत में किस वर्ष होती है? तो कहिएगा सर 2012 में होती है, फरवरी 2012। आप फरवरी चाहें तो याद नहीं भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस 2012 याद रखिए, यानी कि सीपीआई की शुरुआत भारत में 2012 ईस्वी में होती है। कहिएगा सर ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आखिर है क्या, समझ में नहीं आ रहा है। तो जिस भी स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है बताते हैं। मतलब सीपीआई का यही होता है कि बाजार में लोगों द्वारा जो सामान की खरीदारी हो रही है वो औसतन कितने दामों में हो रही है, उसी का एक इंडेक्स तैयार किया जाता है, उसी को कहते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देख रहे हैं नाम से ही स्पष्ट है सीपीआई। कहिएगा सर इसका जरूरत आखिर क्यों पड़ गया, फालतू में क्यों ऐसा सर काम किया? तो मेरे भाई फालतू में नहीं होता, इसका मतलब इसका निकलता है कुछ ना कुछ, क्यों समझिए। जैसे कि कितने में खरीदा जा रहा है, अगर हो सकता है ज़्यादा दाम में आप कोई नॉर्मल सामान भी खरीदे, जैसे किसी जूते का दाम है 500 और उसको हो सकता है आदमी 1000, 1200 में, 1500 में या 2000 में या 5000 में जाकर के खरीद रहा है ना। तो इस प्रकार से सारे वस्तुओं का दाम यदि बढ़ रहा है तो इससे इस इंडेक्स से यही पता चलता है कि भाई इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी मुद्रास्फीति आप सभी लोग पढ़े होंगे, बाजार में पैसों का जो है ज़्यादा मतलब ये हो गया है ना, सबके पास पैसा ज़्यादा हो गया है, तो इस वजह से चीज़ों का दाम काफ़ी ज़्यादा यानी ज़्यादा दामों में खरीदा जा रहा है। तो उस पर फिर क्या करेगा आरबीआई, उसके ऊपर जो है कि जो लोन वगैरह सस्ते दामों में देता है उसके ऊपर फिर वो तंज कसेगा ताकि ज़्यादा है मुद्रा जो है बाजार में फैले नहीं। तो काफ़ी जो है एक दूसरे से कनेक्ट होता है, इसलिए इसका जो है ज़रूरत है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का, इसका इसलिए ये जो है इम्पोर्टेंट होता है, आरबीआई तक इसका कनेक्शन होता है, ठीक है ना। बाकी आप समझ गए होंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 से 2012 में इसकी शुरुआत होती है सीपीआई की, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आइए अगला क्वेश्चन समझिए, कहता है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ, बताइए। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहिएगा सर जी 1890 के दशक में स्टार्ट होता है। 1890 के दशक में कहाँ से होता है, महाराष्ट्र से होता है, लेकिन आगे चल करके मूल केंद्र जो बन गया वो बंगाल बन गया ना, वेस्ट बंगाल बन गया था, लेकिन शुरुआत होता है महाराष्ट्र से। और किसके द्वारा, तो कहिएगा सर जी चापेकर, नाम याद रखिएगा, चापेकर बंधु है ना, चापेकर बंधु और वीडी सावरकर, और वीडी सावरकर के द्वारा, वीडी सावरकर, बस आप इतना ध्यान रखिएगा, वीडी सावरकर ये नाम है। चापेकर बंधु और वीडी सावरकर के द्वारा 1890 के दशक में महाराष्ट्र इसकी शुरुआत होती है, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत। आइए अगले क्वेश्चन पर आइए, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है सवाल, देखिएगा सवाल पूछ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए भाई। ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपीय राज्य कौन सा है? आप द्वीपीय राज्य का मतलब क्या समझ रहे हैं? द्वीप उसी को कहते हैं जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ हो, चारों तरफ पानी हो और बीच में एक जो है कि आइलैंड हो। इंग्लिश में इसी को आइलैंड कहते हैं, हिंदी में द्वीप कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपीय राज्य कौन सा है, द्वीपीय स्टेट कौन सा है? तो कहिएगा सर उसका नाम है तस्मानिया। तस्मानिया नाम है, यहाँ पर टैजमेनिया दे दिया है तो वही नाम है, ठीक है। टैस्मानिया कह लीजिए, तस्मानिया कह लीजिए या फिर टैजमेनिया कह लीजिए। करेक्ट आंसर मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा सी, इसी को तस्मानिया भी कहा जाता है, तस्मानिया। कहीं कहीं पे इस प्रकार से आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है ना, याद रहेगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर जी सी हो जाएगा। ये ऑस्ट्रेलिया है ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया का जो मुख्य भूमि है उससे 240 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, दक्षिण में स्थित है ये द्वीप, ठीक है ना। नाम क्या है, तस्मानिया। तो हो सके तो आप दूरी याद रखिएगा, 240 किलोमीटर दक्षिण की ओर, मैप में देखिएगा तो आपको दिख जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर आइए, देखिए यहाँ पर क्या करें, कहता है जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था। जब लैपटॉप वगैरह या फिर आईपैड वगैरह ले लेंगे ना तो और भी अच्छे से आप सभी को क्लियर यानी पूरा एकदम से अच्छे से करके यानी मैप वगैरह लगा करके फिर बताएंगे और अच्छा लगेगा पढ़ाने में। अभी तो सिंपल है तो चल रहा है किसी तरह से, खैर बहुत जल्दी ले लेंगे, ठीक ना। देखिएगा कह रहा है जर्मनी की मुद्रा का नाम भाई बताइए क्या है। तो कहिएगा सर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यूरो। जर्मनी की मुद्रा का नाम है यूरो। अब यूरो जरूरी नहीं कि सिर्फ जर्मनी के ही मुद्रा का नाम है, यूरो और भी कई जगह के होते हैं। इसके अलावा फ्रांस का भी है, फ्रांस का भी मुद्रा का नाम यही है, यूरो है। इटली कह लीजिए ना, इटली का भी है, स्पेन का भी है। कुल मिलाकर के लगभग 20 यूरोपीय देशों का जो कि मुद्रा का नाम यूरो ही है ना। स्पेन भी है उसमें शामिल। तो लास्ट में एग्जाम आपका काफ़ी नज़दीक आएगा ना, तो उसमें फिर देश का नाम वगैरह और उसकी मुद्रा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको करा देंगे एक सेशन में। लास्ट में यही सब सेशन लेकर के आएंगे, यानी कि एक वीडियो एक टॉपिक ख़त्म, तो इस प्रकार से पढ़ाएंगे।
एग्जाम के लास्ट में, ताकि आपको याद रह जाए और कई सारे क्वेश्चन भी उससे क्लियर हो जाए। और लास्ट में फिर प्रीवियस ईयर जितना भी होगा उसका प्रीवियस ईयर भी कराना है, एकदम क्विक रिवीजन कराना है। तो खैर, अच्छा डॉलर कहाँ का है? तो डॉलर भी काफ़ी प्रचलित मुद्रा है। कहाँ कहाँ तक कहिएगा सर? ये तो यूएसए का काफ़ी फेमस है। इसके अलावा ये कनाडा का भी है, कनाडा का भी मुद्रा का नाम यही है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया शॉर्ट में लिख देते हैं ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा ये सिंगापुर का भी है, मोटा मोटा यदि याद रख सके। इसके अलावा ये न्यूजीलैंड का भी मुद्रा का नाम यही है ना। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा। इसके अलावा पौंड कहाँ का है? तो कहिएगा सर जी पौंड यूके का है ना, यूनाइटेड किंगडम का। मिस्र का भी यही है, मिस्र का है। लेबनान का भी यही है, लेबनान की मुद्रा का नाम पौंड है। रूबल किसका है? तो कहिएगा अच्छे से याद है सर जी, रूस का रूबल है ना, रूस का रूबल। तो चलिएगा, अच्छा आइए अगले क्वेश्चन पर देखिए। यहाँ पर कहता है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने डैश में शालीमार बाग का निर्माण किया। शालीमार बाग का निर्माण किसने किया? तो कहिएगा सर जी मुगल सम्राट जहांगीर ने। ये पहले का जितना भी राजा हुआ करता था ना, इसको कोई काम नहीं होता था, सारे पैसे से आलतू फालतू काम में लुटाते रहते थे। अपनी पत्नी, इसकी पत्नी का नाम था नूरजहां, नूरजहां इसकी पत्नी का नाम था। अपनी पत्नी के प्यार में ये जो है एक शालीमार बाग का निर्माण करवाया। कहाँ पर? कहिएगा सर जी कश्मीर में। कश्मीर में कहाँ पर? कहिएगा सर जी डल झील के पास में, है ना। क्या प्रेम था इस सब का? अरे प्रेम क्या रहेगा, पैसा बहुत ज़्यादा हुआ करता था तो फालतू कैसा ही काम होते रहता था इस सब का है ना। तो डल झील के पास स्थित है। वैसे जब पूछा जाता है एग्जाम में तो भाई याद रखना ही है, डल झील के पास कश्मीर में स्थित है। नूरजहां इसकी पत्नी का नाम था। मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण करवाया है, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा कितने ईस्वी में करवाया है? यदि ये भी याद रखें तो 1619 ईस्वी में, याद रहे तो रख लीजिएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर देखिए। यहाँ पर क्या कह रहा है? कहता है गांधी के बाद भारत, यह पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए भाई, गांधी के बाद भारत। तो भाई इसको याद रखिएगा, ये जो लिखा गया है रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया है, रामचंद्र गुहा के द्वारा। कितने ईस्वी में ये प्रकाशित होती है? तो 2007 ईस्वी में प्रकाशित। तो ये वाला डेट जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना, 2007 ईस्वी। गांधी के बाद भारत यह पुस्तक रामचंद्र गुहा जी के द्वारा लिखा गया है, 2007 में ये प्रकाशित हुआ था। आइए अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर पूछ रहा है कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की बैठकें डैश द्वारा आह्वात की जाती है। आह्वात कहिए या फिर आह्वान कहिए। इसका मतलब यही है कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की जो बैठकें होती है वो किसके द्वारा बुलाई जाती है? आह्वात मैंने बुलाना है ना, तो किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो कहिएगा सर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, यानी ग्राम पंचायत के जो सचिव होते हैं, तो ग्राम पंचायत सचिव द्वारा ग्राम पंचायत की और ग्राम सभा की बैठकें बुलाई जाती हैं। तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सौर मंडल का भाग नहीं है? क्या क्या दे रखा है ऑप्शन? क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, चंद्रमा। कहिएगा सर इनमें सब तो है सर, यहाँ पर सौरमंडल का ही भाग है ना, सारा एग्जिस्ट करता है सौरमंडल में। तो कहिएगा सर ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो भाई सारे के सारे सौरमंडल के भाग हैं, सारे सौरमंडल में एग्जिस्ट करते हैं। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए अच्छा अगले क्वेश्चन पर आइए। कहता है कि एक द्वीपीय राष्ट्र मालदीव ये कहाँ स्थित है? तो मालदीव कैसा है? एक द्वीपीय राष्ट्र है ना, यानी कि कहेंगे सर एक देश तो है लेकिन चारों ओर पानी से घिरा हुआ देश है, तो उसी को द्वीपीय राष्ट्र बोलेंगे। तो ये जो मालदीव है स्थित कहाँ पर है? किस महासागर में? प्रशांत महासागर में, अटलांटिक में है, दक्षिण महासागर में या हिंद महासागर में? कहिएगा सर अच्छे से पता है, हमारे देश के नीचे ही तो है, दक्षिण में। तो कहिएगा सर हिंद महासागर में स्थित है। करेक्ट आंसर मेरे भाई क्या हो जाएगा? कहिएगा सर जी डी हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा ना। आइए अच्छा अगले क्वेश्चन पर देखिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि भारत का मानक रेखांश यानी मानक समय रेखा, जिसको हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन IST कहते हैं, ये है कौन सा रेखा है? इसको किस नाम से जाना जाता है? तो भाई मेरे कहिएगा सर जी ये तो हम पढ़े हैं सर, इस प्रकार से जो हमारा भारत होता है, इस प्रकार से जो हमारा भारत है, कुछ इस प्रकार से नॉर्मल बना देते हैं। तो ये कुछ यहाँ पर स्थित है, तो ये एक खड़ी रेखा है सर। तो खड़ी रेखा हम लोग क्या कहते हैं? ये जो होता है देशांतर रेखा होता है, तो इसको अक्षांश, ये जो सोया हुआ रेखा तो इसको अक्षांश बोलते हैं। तो अक्षांश वाला तो सर होगा नहीं, तो दक्षिण वाला ऑप्शन तो पहले होगा नहीं सर, है ना। दक्षिण में तो इस प्रकार से रहेगा, तभी तो हम उसको दक्षिण में बांट सकते हैं। इसको हम दक्षिण कैसे बोल सकते हैं? इधर तो जब भी होगा या तो पूरब होगा या तो पश्चिम होगा। तो सर पूरब वाला ऑप्शन 2 में यहाँ पर दे रखा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कहिएगा सर 82.5 डिग्री पूर्व जो देशांतर रेखा, इसी को हम लोग भारत का मानक समय रेखा यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन IST बोलते हैं। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन कहते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर देखिएगा। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? सवाल कहता है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतीय श्रेणियाँ डैश में पाई जाती है? बताइए। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा।
करेक्ट आंसर मेरे भाई एंडीज हो जाएगा, है ना। ये दुनिया का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। सवाल डायरेक्ट पूछा जाता है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? एंडीज, एंडीज पर्वतमाला। अच्छा, जब लंबी पर्वत श्रृंखला कह रहा है तो इसकी लंबाई तो हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए, कहिएगा हाँ सर। तो यहाँ पर याद रखिएगा 7000 किलोमीटर ये लंबी है। भारत की विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, 7000 किलोमीटर। अच्छा, ये स्थित कहाँ है तो कहिएगा सर जी दक्षिण अमेरिका में। कहाँ है मेरे बाबू? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ये भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। लंबाई बता दी आपको, 7000 किलोमीटर है। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से, अरे ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ आ जाइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वतों का उदाहरण है? बताइए। वलित पर्वत, कहिएगा सर ये वलित पर्वत किसको कहते हैं? तो मेरे भाई पृथ्वी की प्लेटों के टकराने से जो पर्वतों का निर्माण हुआ है उसी को हम लोग वलित पर्वत कहते हैं। तो कहिएगा सर उस हिसाब से तो सर हिमालय वलित पर्वत है। तो बिल्कुल मेरे भाई, हिमालय का भी निर्माण हुआ है जो है यूरेशियन प्लेट वगैरह के टकराने से। तो ये भी क्या है? हिमालय भी क्या है? कहिएगा सर ये भी है वलित पर्वत। इसके अलावा जो हमारा अरावली है, सबसे प्राचीन वलित पर्वतों के उदाहरण में अरावली ही आता है। इसके अलावा जो रूस में यूराल पर्वत है ये भी वलित पर्वतों के उदाहरण है। तो कहिएगा सर सब तो करेक्ट आंसर फिर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। बिल्कुल मेरे भाई ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यदि ऑप्शन में आपको मिले तो आपको लिखवा देते हैं। हिमालय जो कि एशिया में पड़ता है ये भी मेरे भाई क्या है? वलित पर्वत। अरावली जो कि भारत में पड़ता है ये भी है वलित पर्वत। यूराल जो कि रूस में पड़ता है ये भी है वलित पर्वत। इसके अलावा आप रॉकीज याद रखिएगा। रॉकीज ये कहाँ है तो कहिएगा सर जी उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, उत्तरी अमेरिका में। ये क्या है? ये भी एक वलित पर्वत का उदाहरण है। इसके अलावा अभी जो आपको एंडीज बताए थे, एंडीज ये कहाँ पर पड़ता है कहिएगा सर? अभी ये तुरंत बताएं, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। ये भी एक प्रकार का वलित पर्वत के ही उदाहरण है। एक और लास्ट याद रखिएगा आप लोग, आलाप्सा। आलाप्सा है ना, आलाप्स भी कहीं कहीं पे मिलता है। ये यूरोप का है, ये यूरोप का है ना पर्वत। तो ध्यान रखिएगा ये भी एक वलित पर्वत के ही उदाहरण है। तो इन सारे का नाम आप याद रखिएगा, वलित पर्वतों के अंतर्गत ये सारे पर्वत आते हैं। आइए अच्छा अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहलाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कौन कहलाता है? कहिएगा सर जी 1919 में, है ना। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना के नाम से जाना जाता है। बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भारत में वन्य जीव सप्ताह प्रत्येक वर्ष किस माह में मनाया जाता है? तो भाई मेरे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कहिएगा सर जी 2 से 8 अक्टूबर में मनाया जाता है। 2 से 8 अक्टूबर को। तो 2 से 8 अक्टूबर का मतलब क्या होगा? मतलब कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में, है ना। 2 से 8 अक्टूबर, इसका मतलब यही तो हो गया कि अक्टूबर के पहले सप्ताह। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। याद रखिएगा भारत में वन्य जीव सप्ताह जो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है वह अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। ठीक है, याद रहेगा, रखिएगा याद। आइए अच्छा यहाँ से आप सभी का ये रहा आपका होमवर्क। कह रहा है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? कमेंट करके आपको बताना इसका आंसर। राष्ट्रपति होता है या उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या फिर राज्यपाल? ठीक है, कमेंट करके बताना है। पिछला क्लास नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिए हैं, लिंक पर क्लिक कीजिएगा, सारा क्लास आप सभी को मिल जाएगा। और यदि आप लोग यहाँ तक क्लास देख चुके हैं तो कई सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर पूरा सिलेबस जो है पूरा करना चाहते हैं तो कहाँ से करेंगे? अभी तक जितना भी लेक्चर हम बताए हैं वो कई सारे जो कि स्टूडेंट हैं उसको नहीं मिलता है, यानी कि प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा है उसको। तो यहाँ पर देखिए हम एक छोटा सा एक वीडियो बना करके डाल दे रहे हैं लास्ट में कि प्लेलिस्ट आपको कहाँ पर मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा। उसको डिस्क्रिप्शन कई सारे स्टूडेंट को खोलना नहीं आता है, तो एक प्रॉपर देख लीजिए कहाँ पर जा करके आपको मिलेगा। ठीक है ना। और हाँ, आप सभी लोग यदि फ्री में PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा या फिर पिन कमेंट में दे दिए हैं, तो वो भी हम आपको बता देते हैं, पूरा अच्छे से बता देते हैं कहाँ पर क्या मिलेगा। आप ये लास्ट का ये वीडियो देख लीजिए थोड़ा सा। अब देखिएगा प्लेलिस्ट किस प्रकार से मिलेगा। जैसे यहाँ पर हमारा नॉर्मल जो है लेक्चर चल रहा है, यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा हुआ है कहिएगा सर, ये टाइटल लिखा हुआ है, वीडियो का टाइटल यानी क्लास का टाइटल है। तो आपको इस टाइटल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप टाइटल के ऊपर क्लिक करिएगा तो नीचे देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन खुल चुका है कहिएगा हाँ सर। फिर थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिए आपको एक मोर का ऑप्शन मिलता है। यदि डिस्क्रिप्शन अभी ये पूरा नहीं खुला है फिर आप मोर के ऊपर क्लिक करिएगा तो बाकी पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर खुल जाता है। तो नीचे आपको उतना नहीं, शुरुआत में ही देखिए, इसलिए हम शुरुआत में ही डाल देते हैं। यहीं पर देखिएगा एक
कुछ बुक्स हैं जो कि आप सभी को यदि लेना हो तो ले लीजिएगा, ठीक ना। इंपॉर्टेंट बुक हैं ये सारे के सारे। बाकी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फ्री में यदि आप सभी लोग PDF चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक डाला हुआ है। ये वाला जो लिंक है ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है। यहाँ पर क्लिक करिएगा, ज्वाइन करने का ऑप्शन आएगा, फ्री में आपको ज्वाइन कर लेना है। फ्री में ही ज्वाइन होता है, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर आपको फ्री में PDF भी दे देते हैं। और यहाँ पर देखिए उसके नीचे जो लिखा हुआ है DLED फुल कोर्स, तो इसमें जितना भी अभी तक हम लेक्चर कराए हैं वो सारा इसमें मिलेगा। यानी जब आप इसके ऊपर क्लिक करिएगा तो देखिए इस प्रकार से हम क्लिक किए, यहाँ पर देखिए लेक्चर खुल गया ना। यानी कि देखिए यहीं से स्टार्ट हुआ ये सारा जो है क्लास आपको जो एक तरफ से देख लेना है। देखिए इस प्रकार से स्टार्ट हुआ है ना, तो इस प्रकार से आपको सारे के सारे देख लेना है। अब यहाँ पर देखिए शुरुआत जो हुआ है वो यहाँ से हुआ है। शुरुआत का कुछ क्लास अलग तरीके से डाल रहे थे, बाकी वो भी बहुत अच्छा क्लास है, चाहे तो इसको देख लीजिएगा। और जो मेन लेक्चर स्टार्ट हुआ है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। देखिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 1 लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आप सारे लेक्चर को देख लीजिएगा, ठीक है ना। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है सारे लेक्चर, ठीक है ना। तो चलिए, तो ठीक है, मिलते हैं अब आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।